अब मुख्य जो विद्या है वो अपन डिस्कस करेंगे। तो मैंने पहले से थोड़ा लिख दिया, वीडियो वगैरह नंबर नहीं। धातु का निष्कर्षण, अब मुख्य टॉपिक पर आए हैं हम। धातु का निष्कर्षण। तो धातु का निष्कर्षण करने के लिए सबसे पहले आवश्यक का किया जाता है सांद्रण। तो सांद्रण का मतलब होता है कि धातु में से जो आवश्यक है उसमें से अशुद्धियां, जैसे रेत है, जब खोद के निकालते हैं बहुत सारी अशुद्धियां होती है, अंदर लकड़ी का बूरा हो सकता है और भी अन्य जो अशुद्धियां है, रेत है, मिट्टी के कण है, उनको हटाना क्या कहलाता है? आवश्यक का सांद्रीकरण। सांद्रण का मतलब होता है उसके अंदर किसी भी पदार्थ की, सांद्रण का मतलब होता है उसमें मात्रा को बढ़ाना, धातु की प्राप्ति ज्यादा हो उसके लिए मिट्टी, रेत या अशुद्धियों को अपन हटा जाते हैं। और इन अशुद्धियों को क्या कहते हैं? गैंग। ये प्रश्न आता है, गैंग क्या होते हैं? जो आवश्यक के अंदर जो अशुद्धियां होती है उनको अपन क्या बोलते हैं? गैंग बोलते हैं। इन गैंग को हटाना, मिट्टी रेत को हटाने की क्रिया को क्या कहते हैं अपन? आवश्यक का सांद्रण या इसका समृद्धीकरण करना कहलाता है। तो उसकी जो विद्या है पहली होती है गुरुत्वीय पृथक्करण। गुरुत्वीय मतलब गुरुत्वाकर्षण बल के आधार पर। उसमें ये होता है कि इस तरह से ऊंचाई पर इसके अंदर क्या डाल दिया है? आवश्यक डाल दिया, और इस तरीके से बीच में ये बेरियर होते हैं और ऊपर पानी की टंकी होती है। यहाँ से क्या आता है? जल, और इससे क्या आ जाता है? आवश्यक। तो यहाँ से पानी बहता रहता है और यहाँ पे जो अशुद्धियां है वो ऊपर से यहाँ से ऐसे ऐसे नीचे आती रहेगी और आवश्यक है यहाँ पे इकट्ठा होता रहेगा। तो गुरुत्वाकर्षण के कारण ये हो गई। दूसरा, आप किसी पंखे के आगे रख के जैसे अनाज वगैरह सफाई करते हैं तो वो हवा में जो हल्की अशुद्धियां है, जो कम भार की अशुद्धियां वो उड़ जाती है। तो वो भी एक तरह का गुरुत्वीय पृथक्करण है। दूसरा आता है जागपलवन विधि। तो ये एक बड़ा टैंक होता है, उसके अंदर सल्फाइड आवश्यक के लिए, ये इंपॉर्टेंट है, ये किसके लिए काम में आ जाती है? सल्फाइड आवश्यक के लिए। तो सल्फाइड आवश्यक के लिए उसमें पलवन कारक झाग बनाने वाला साबुन जैसा पदार्थ आता है वो डालते हैं। तो फिर इनको एक मशीन से हिलाया जाता है तो जिससे अशुद्धियां है वो ऊपर आ जाती है और अशुद्धियां जो गैंग है वो ऊपर तैरने लगता है, उसको अपन हटा देते हैं। फिर आता है चुंबक। चुंबक किसके साथ क्रिया करती है? लोहे के साथ चिपकती है। तो जो लोहे का आवश्यक है या किसी के अंदर लोहे की अशुद्धि है तो अपन हाथ के द्वारा भी अपन चुंबक घुमा के कर सकते हैं, जो संभव कम होता है स्मॉल स्केल पर। लेकिन बड़े बड़े वहां पे चुंबकीय बेल्ट होते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पे आवश्यक आता रहता है, तो ये चुंबकीय बेल्ट के कारण जो चुंबकीय आधे इधर हो जाते हैं, आधे तो चुंबक से चिपक कर यहाँ जाते हैं। चुंबकीय जिसके अंदर गुण है वो इधर हो जाएंगे और अचुंबकीय पदार्थ है वो इधर, दोनों अलग अलग हो जाएंगे। फिर आता है निक्षालन। ये एक रासायनिक है, ये इतने आपके डिटेल में है नहीं, तो ये इतना याद रखना। ये किसके लिए? बॉक्साइट का शोधन यानी एल्यूमिनियम धातु की प्राप्ति के लिए अपन इसका प्रयोग करते हैं। तो कुल मिला के सांद्रण का मतलब होता है कि आवश्यक के अंदर धातु की अधिकांश मात्रा हो, उसके लिए छोटी मोटी अशुद्धियां जैसे रेत आदि को अपन हटाना है, वो क्या कहलाता है? आवश्यक का सांद्रण। पहला स्टेप था ये। अगला स्टेप है कि अब सांद्रित आवश्यक को अपन कहां कहां काम में लेंगे। तो हमारे पास में भी क्या आ गया? सांद्रित आवश्यक। अब इस आवश्यक के पास में अपन को धातु की मात्रा बहुत ज्यादा हो गई, तो अपन एक एक करके इसको अपन पढ़ेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले अपन जो कम क्रियाशील धातु है, कम क्रियाशील कौन सी है? जो सक्रियता श्रेणी में नीचे है, जो सक्रियता श्रेणी में नीचे वाली।
चक्रीय श्रेणी में नीचे कौन कौन सी है? सिल्वर, पारा और सोना, गोल्ड। तो ये धातु ऑक्साइड के रूप में पाई जाती है। किसमें होती है? धातु ऑक्साइड के रूप में होती है। तो इस धातु ऑक्साइड को अपन क्या करेंगे? गर्म करेंगे। क्या करेंगे? गर्म। तो ऑक्सीजन बाहर आ जाएगी और अपन को क्या मिल जाएगी? धातु। इसके एग्जाम्पल है, इसके एग्जाम्पल आप किस किस का देखेंगे? सबसे पहले अपन देखते हैं सिंगाबार। सिंगाबार है वो सूत्र वही है HgH। इसको अपन गर्म करेंगे, ऑक्सीकरण करेंगे, 3O2 HgO बन गया। इस HgO को दोबारा वापस ये गर्म होता रहेगा, 2 ले लो, 2 HgO। वापस हमने क्या किया? गर्म, Hg आ गई और ऑक्सीजन बाहर आ गई। इसको संतुलित कर सकते हैं अपन चाहो तो। यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 हो जाएगा। सल्फाइड है ये SO2, 2 है तो 2SO2, ये गैस आ गई बाहर, गैस निकल गई। फिर 2G तो ये 2Hg। यहाँ पे अपन को ये मरकरी धातु है वो प्राप्त हो गई। अगला एग्जाम्पल है ये पहला। दूसरा एग्जाम्पल अपन ले लेते हैं तांबे का। ये तो था पारा, अब ले लेते हैं तांबे का। तांबा, तांबा का हमने देखा था CuS, Cu2S, कॉपर ग्लास। ये किससे मिलते हैं? कॉपर ग्लास से। Cu2S, तो Cu2S है, इसमें भी क्या है? सल्फाइड के रूप में। तो 2Cus, यहाँ 2 कर दो, प्लस ऑक्सीजन CuO प्लस SO2 गैस। इसको संतुलित कर लो, ये गैस बाहर आ गई। यहाँ पे 2 और 2 4 है, Cu2O बनेगा पहले, क्यूप्रिक ऑक्साइड। Cu2O 2 है तो ये भी 2 हो गया और 2 SO2 आ गई। अब वापस इस CuO का वापस पुनः ऑक्सीकरण होगा इस CuS के साथ में, डबल अभिक्रिया होती है। तो Cu2S के साथ में वापस अपने इसको गर्म किया। तो गर्म करेंगे तो 4 ये और ये 6 कॉपर के अणु निकल जाएंगे और Cu ये 2 है, 2 ऑक्सीजन, ये SO2 गैस वापस बाहर। तो इसमें ये ध्यान रखना 2 डबल अभिक्रिया होती है। ये क्यूप्रस सल्फाइड है, ये क्यूप्रस ऑक्साइड में बदलेगा। ठीक है, किसमें बदलेगा? क्यूप्रस ऑक्साइड में। फिर वापस इसकी अभिक्रिया होकर ये इसमें बदल जाएगा। तो यहाँ पर कुछ बात है, मार्कर कहाँ गया? ये और ये यहाँ पर निर्माण होता है क्यूप्रस ऑक्साइड। इसका नाम है क्यूप्रस ऑक्साइड का निर्माण होता है। ये क्यूप्रस ऑक्साइड वापस क्यूप्रस सल्फाइड के साथ में अभिक्रिया करेगा, ये बनाएगा।
तो थोड़ा सा आपको क्यूप्रिक ऑक्साइड और ये इसमें दोनों में बता देता हूँ अंतर। एक होता है CuO, एक होता है Cu2O। तो ये है क्यूप्रिक ऑक्साइड और ये है क्यूप्रस ऑक्साइड। अस कहाँ लगता है? जहां पे उसकी ऑक्सीकरण अंक कम होता है, संयोजकता कम होती है। यहाँ पर ये Cu+ में है, यहाँ ये Cu+2 में है। इसी प्रकार दो उदाहरण और देख लो। Fe2O3, यहाँ पर ये 3 है तो यहाँ पर ये Fe+3 में है, तो इसको कहते हैं अपन फेरिक ऑक्साइड। क्या कहते हैं? फेरिक ऑक्साइड। क्या कहते हैं? फेरिक ऑक्साइड। इसी तरह से FeO है, इसमें Fe+2 में, तो इसका नाम है फेरस ऑक्साइड। क्योंकि ये संयोजकता कम होती है, तो कम होती है उसमें अस लगता है और उससे ऊपर वाली संयोजकता में इक लगता है। तो यहाँ फेरिक, फेरस, क्यूप्रिक, इक लगा है, यहाँ पे अस लगा है। एक और होता है इन दोनों का Fe.Fe2O3, Fe.Fe2O3। इसका जो सामयिक इन दोनों को जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा? Fe2 रहेगी, ये 3, Fe3O4। आपने सुना होगा ये सूत्र। तो Fe3O4, Fe3O4 को क्या नाम है? मैग्नेटाइट। इसका नाम है मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट। तो यहाँ पे ये है Fe+2 में और यहाँ है ये Fe+3 में। तो इसको अपन आयरन ऑक्साइड कह सकते हैं। क्या कहते हैं? आयरन ऑक्साइड। आयरन, तो एक को लिखेंगे फर्स्ट, एक सेकंड और फिर कोष्टक में बंद कर दिया ऑक्साइड। तो ये ध्यान रखना, ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो समझने वाली है। समझ में आ गई बात? इक कब आता है, अस कब आता है, ये वाली। तो ये तो था कम क्रियाशील। अब अपन पढ़ते हैं, 1 नंबर हो गया, 2 नंबर पढ़ेंगे, यहीं पढ़ लेते हैं। मध्यम क्रियाशील धातु। मध्यम क्रियाशील यानी जो बीच में आ रही है, स्वीकृत श्रेणी के बीच में आने वाले। उसके उदाहरण आपको Fe, जिंक, कॉपर और लेड। इनका कैसे करेंगे? तो अपन इनको पढ़ेंगे। तो ये जो अयस्क है वो 2 प्रकार से पाए जाते हैं। पहला होता है सल्फाइड अयस्क, और दूसरे होंगे कार्बोनेट अयस्क। मैंने आपको पहले ही निस्तापन और भर्जन में अंतर बता दिया था। सल्फाइड है, इनको ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करते हैं, तो इनका क्या करेंगे अपन? भर्जन करेंगे। क्या करेंगे? भर्जन। कार्बोनेट, इसमें CO2 है पहले से, तो ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, वायु की अनुपस्थिति में करेंगे तो निस्तापन करेंगे इनके साथ में। और ये सारा का सारा किस में होगा? परावर्तनी भट्टी। परावर्तनी भट्टी में। और ये प्रोसेस क्या है? ऑक्सीडेशन। क्या है? ऑक्सीकरण की क्रिया है। क्या है? दोनों का ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण करते हैं। क्या करते हैं? इनका ऑक्सीकरण करेंगे। तो ऑक्सीकरण करने से ये जो अपने ऑक्साइड में बदल जाता है। यहाँ पर अपन को क्या प्राप्त हो जाएगा? धातु का ऑक्साइड। धातु का क्या मिल जाएगा? ऑक्साइड। यदि जिंक है तो जिंक ऑक्साइड मिल जाएगा, कॉपर ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड, ये अपन को सारे के सारे ऑक्साइड में मिल जाएंगे।
तो जो ऑक्साइड अपन को मिला है, इस ऑक्साइड का वापस अपचयन करेंगे। किसकी उपस्थिति में? कार्बन से अपचयन करेंगे, कार्बन से अपचयन करेंगे। कार्बन से अपचयन करेंगे तो माइनस CO2 यानी ऑक्सीजन गैस है वो यहाँ से जल के माध्यम से निकल जाएगी और हमारे पास मिल जाएगी ये धातु। ये धातु क्या रहेगी? अशुद्ध धातु है। इसका वापस आगे अपन क्या करेंगे? धातु का शुद्धिकरण करेंगे। तो ये अब इसकी अभिक्रिया मैं चाहो तो एक दो लिख देता हूं। ये यहाँ पे इसकी अभिक्रिया यहाँ लिख रहा हूं मैं। तो अभिक्रिया है, सबसे पहले अपन देख लेते हैं जिंक धातु की। जिंक धातु है वो जिंक ब्लेंड ZnS के रूप में पाया जाता है। सल्फाइड एसिड के बारे में ये, इसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में अपन, मैंने वो उदाहरण तो बता ही रखा है उसमें, 3O2 ZnO प्लस SO2 गैस, इसको संतुलित कर लो। यहाँ पे कितनी है? 3 है तो 2 जिंक के अणु है, ये भी 2, ये संतुलित होगी और यहाँ पे भी 2 आ जाएगा। अब जिंक ऑक्साइड का क्या करेंगे अपन? अपचयन करेंगे। जिंक ऑक्साइड का अपचयन करेंगे। इसकी उपस्थिति में, कार्बन की उपस्थिति में अपन इसको क्या करेंगे? अपचयित करते हैं। कार्बन की उपस्थिति में क्या करेंगे? अपचयन। 2Zn प्लस ऑक्सीजन गैस इसका 12। अब ये तो था इसका सल्फाइड का। यदि यही कार्बोनेट एसिड होता तो जिंक कार्बोनेट ले लेता हूं मैं, ZnCO3 को मैंने क्या किया? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में गर्म किया है। यहाँ पे हमने ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म किया है, यहाँ पे अनुपस्थिति है, तो जिंक ऑक्साइड वही बनेगा प्लस CO2 गैस बन जाएगी। तो ये तो है क्या है? ये वाला वर्जन, और ये है वो निस्तापन। तो ये मैंने दोनों में जब अंतर बताया था तब उसमें अच्छी तरह से आपको ये समझा दिया था। अब अपन देखते हैं मैग्नीज वाला। तो MnO2 का मैंने आपको बता दिया था, थर्मिट अभिक्रिया थी उसमें। तो MnO2 को एल्यूमिनियम चूल्हे के साथ में अपन गर्म करते हैं तो मैग्नीज है वो अलग हो जाता है और Al2O3 का निर्माण होता है। तो वो भी इसी का प्रोसेस है। अगला है अपने ये होगी क्रियाशील, कम क्रियाशील, मध्यम क्रियाशील। अब तीसरी है वो अपन इनके मिटाने के बाद करता हूं मैं। सांद्रित एसिड में 2 पढ़ लिए मैंने, और तीसरी है, पहले कौन सी थी अपने? कम क्रियाशील, ये मध्यम, और अब है उच्च क्रियाशील का। जो उच्च क्रियाशील धातु है, जो सबसे ऊपर सक्रियता श्रेणी में ऊपर वाली, सक्रियता श्रेणी में जो कहाँ है? सबसे ऊपर है। तो ये बहुत ही ज्यादा एक्टिव रहती है। तो ये इनका जो हम क्या करेंगे? विद्युत अपघटन करते हैं।
क्या करते हैं, विद्युत अपघटन करते हैं। तो ये अधिक सक्रियता श्रेणी में ऊपर है, उसमें ये क्लोराइड के रूप में पाई जाती है। इनके ऐसे है वो क्लोराइड के रूप में होते हैं, क्लोराइड के रूप में। कौन कौन से, पोटेशियम, ऊपर कौन सी थी, कनका, सोडियम, कैल्शियम, मांगे, मैग्नीशियम, ये सारे के सारे ये क्लोराइड के रूप में पाई जाती है। तो इसका जो आयस्क है उसका अपन विद्युत अपघटन करते हैं। इसका विद्युत अपघटन करने से दो प्रक्रिया होती है, एक होता है कैथोड, दूसरा होता है एनोड। जो कैथोड होता है ये माइनस का होता है, एनोड होता है ये प्लस का। तो हमेशा और हमेशा जो शुद्ध धातु है या फिर जो धातु की प्राप्ति है वो कैथोड पर होगी। शुद्ध धातु कहाँ मिलेगी, कैथोड पर। एनोड पर क्या रह जाएगी, क्लोरीन गैस। एनोड पर क्या मिलती है अपन को, क्लोरीन गैस, Cl2। तो जो ये केस पोटेशियम क्लोराइड है, NaCl है, इनका अपन विद्युत अपघटन करते हैं तो कैथोड पर धातु प्राप्त होती है, एनोड पर क्लोरीन गैस प्राप्त होती है। तो कैसे होते हैं, Na+ होता है, इसकी अभिक्रिया ये Na+ होता है, ये एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, प्लस एक इलेक्ट्रॉन और Na में बदल जाता है। ठीक इसी प्रकार से ये तो थी कैथोड पर। एनोड पर क्या हो जाएगी, 2Cl, ये दो ले लो बोले, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 2 क्लोरीन है, ये इलेक्ट्रॉन को त्याग देगी, 2Cl- Cl2 + 2 इलेक्ट्रॉन। इतना आपको ये एग्जाम में लिखना है। तो ये कैथोड पर अभिक्रिया हो रही है वो वाली एनोड पर। तो इसमें आता है कि उच्च सक्रियता वाले में एनोड पर कौन सी गैस निकलती है, क्लोरीन गैस निकलती है। तो ये थोड़ा सा समझने लायक बात है। तो ये आपका पूरा हुआ। तीसरा स्टेप था इसका शुद्धिकरण। तो शुद्धिकरण भी इसके समान ही है। शुद्धिकरण में भी अपन क्या करेंगे, जो हमारे पास में अशुद्ध धातु प्राप्त हो रही है, जैसे लोहा है तो वो फफोलेदार लोहा होता है, कैसे, तो वो सारे के सारे आपके थोड़ी डिटेल में आएगा जब आप 12th साइंस में लेंगे 11वीं में उस समय। अब है धातुओं का परिष्करण या शुद्धिकरण। धातुओं का परिष्करण यानी शुद्धिकरण हो गया, एकदम अपन को प्योर अवस्था में कैसे प्राप्त होगी। तो प्योर अवस्था में सबसे पहले इनमें जो अपद्रव्य होते हैं उनको हटाना है। तो उनको हटाने की क्रिया को, धातु में से अपद्रव्य को हटाने की क्रिया को अपन क्या कहते हैं, परिष्करण कहते हैं। तो इसमें अपन मेन क्या करेंगे, विद्युत अपघटन करेंगे। किसके साथ करेंगे, क्या करेंगे, वो अपन को विधि है। तो इसमें है विद्युत अपघटनी विधि। विद्युत अपघटनी विधि। तो विद्युत अपघटनी विधि में अपन क्या करेंगे, कि सबसे पहले कुछ पॉइंट है। पहला एनोड बनाएंगे। एनोड किसका बनेगा, अशुद्ध धातु का। एनोड मतलब प्लस वाला, अशुद्ध धातु का बनता है एनोड। फिर बनेंगे कैथोड। विद्युत अपघटनी सेल में क्या क्या आइटम होते हैं, कैथोड माइनस, ये शुद्ध धातु का पतला कैथोड, शुद्ध धातु का पतला कैथोड। तीसरा है, इसमें विद्युत अपघटय क्या लेंगे, यानी कौन सा द्रव डालेंगे, विलयन कौन सा होगा, विद्युत अपघटनीय विलयन। विद्युत अपघटनीय
विलयन कह दो या अपघटक। तो अपन को जिसका शुद्धिकरण करना है, जिसका शुद्धिकरण करना है उसका अम्लीकृत विलयन, यानी धातु का अम्लीकृत लवण का विलयन, अम्लीकृत धातु लवण का विलयन कह सकते हैं। अम्लीकृत धातु लवण का विलयन लेते हैं। अम्लीकृत धातु विलयन का अम्लीकृत धातु लवण का विलयन लेंगे। जैसे एग्जांपल है, कॉपर करना है तो उसका कॉपर सल्फेट का विलयन ले लिया इस तरह से। चौथा, इसमें धारा प्रवाह करेंगे किसके द्वारा, बैटरी से। पांचवा है एनोड पंख। एनोड पंख, तो एनोड के नीचे तले में, एनोड के नीचे तल में एकत्रित अशुद्धियों को, एकत्रित अशुद्धियों को एनोड पंख कहते हैं। एनोड पंख कहते हैं। अब कैसे क्या होगा ये थोड़ा सा अपन समझ लेते हैं। पॉइंट यही है, बाकी भाषा कितनी कर लो। ये माना कि विद्युत अपघटनी शेयर लिया आपने, ठीक है। इसके अंदर पहला है कैथोड, नहीं एनोड। एनोड है वो मोटा होता है। एनोड, एनोड किसका बनता है, अशुद्ध धातु का। एनोड के ऊपर प्लस, और पतला कैथोड होता है माइनस। ये है कैथोड और ये है एनोड। यहाँ पे हमने क्या लगा दी, बैटरी। तो यहाँ जैसे ही धारा प्रवाहित होगी तो ये अपने जो अशुद्ध धातु है उसका बड़ा सा एनोड बना दिया। तो इस एनोड से, जैसे कॉपर का है तो ये कॉपर अशुद्ध धातु है, उसको रख लिया। तो यहाँ से धातु आयन में बदलकर इधर इधर घूमती घूमती इसके ऊपर जमती। यहाँ से शुद्ध धातु निकलकर आयन के रूप में इसमें विलयन है। जैसे कॉपर का ले रहे तो ये कॉपर, अम्लीकृत कॉपर सल्फेट ले लिया, अम्लीकृत CuSO4 का विलयन लिया। तो जैसे जैसे धारा का प्रवाह होगा तो यहाँ से अशुद्ध धातु का ये जो मोटा एनोड है ये टूटता रहेगा। अशुद्ध एनोड है, अ से मिला देना, याद रखना, अ से एनोड। तो जैसे जैसे धारा प्रवाहित होगी तो ये मोटा है वो पतला होता रहेगा, ये गलता रहेगा। ये गलते 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 सारी जो लास्ट में जब विक्रिया पूरी होने वाली होगी तब क्या हो जाएगा, ये पतला सा रह जाएगा। ऐसा लास्ट वाला मैं बता देता, ये इस तरीके से ये पतला, जैसे कोई लाइट शॉर्ट सर्किट होने का बाद इतना मोटा था इतना सा पतला रहेगा। और ये कैथोड है, ये इस तरीके से मोटा हो गया। तो यहाँ पे ये शुद्ध धातु आ गई। क्या आ गई, शुद्ध धातु। और ये एनोड है, दुबला पतला रह गया, बहुत दुबला पतला। और इसके नीचे जो अशुद्धियां थी वो यहाँ से, जैसे शुद्ध धातु तो यहाँ से निकल के इधर आ गई, जो अशुद्धियां थी वो नीचे यहाँ जम गई, एक ढेर सा। भाई यहाँ से अशुद्धियां नीचे गिरने लगी। तो ये क्या है, सारी अशुद्धियां हैं। इन अशुद्धियों को अपन कहते हैं एनोड पंख। क्या कहते हैं, एनोड पंख। ये ध्यान रखना। एनोड पंख क्या होता है कि धातु का शुद्धिकरण करते हैं, परीक्षण करते हैं, उसमें
विद्युत अपघटनी सेल में जो एनोड के नीचे, ये एनोड है, एनोड से जो शुद्ध धातु है वो कैथोड के ऊपर जम गई सारी, और नीचे जो जमा हुई वो सारी क्या है, अशुद्धियां है। तो ये था इसका शुद्धिकरण। अब एक छोटा सा टॉपिक है मिश्र धातु। मिश्र धातु किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। मिश्र धातु अंग्रेजी में कहेंगे एलॉय। दो या अधिक धातुओं का, दो या अधिक धातुओं का, ये शब्द याद रखना, समांगी मिश्रण होना चाहिए, एक जैसा समांगी मिश्रण। अपन क्या कहते हैं? मिश्र धातु कहते हैं। तो मिश्र धातु क्या बनाया जाता है, क्या कारण है? तो मिश्र धातु के कारण, जैसे उदाहरण देता लोहा, लोहा प्लस कार्बन 0.05% डालते हैं या 0.01 भी डालते हैं, तो इसकी जो कठोरता आ जाती है, क्या हो जाता है? कठोरता। जबकि ये क्या होता है? नरम। तो ये प्रश्न आता है कि लोहे के अंदर कार्बन क्यों मिलाया जाता है? क्योंकि उसको कठोर बनाना है, उसकी हार्ड, उसकी स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाती है। तो ये भी एक लोहे है, वो शुद्ध रूप में काम में नहीं लेते, उसके अंदर कार्बन वगैरह। इसी तरह से आपने देखा होगा स्टील, स्टेनलेस स्टील, SS स्टेनलेस, तो इसके ऊपर जंग से बचने के लिए, तो ये किसका मिश्र धातु है? लोहा तो है ही इसके अंदर, इसके अंदर क्रोमियम और निकल डाला जाता है, क्रोमियम और निकल, निकल प्लस क्रोमियम। इसी तरह से सोल्डरिंग वायर आता है, जो सोल्डर कहते हैं या फिर सोल्डरिंग वायर, ये कम गलनांक का होता है। इसका गलनांक क्या होता है? कम गलनांक का। तो तार वगैरह कोई वेल्डिंग करना है तो उसमें ये काम आता है, कम गलनांक। तो इसमें क्या करते हैं? लेड Pb के साथ में टिन मिला दिया जाता है, टिन SN। तो ये प्रश्न आता है, सोल्डरिंग वायर किसका बना होता है? इसी प्रकार से पीतल, कांचा, ये पीतल है, जिंक प्लस कॉपर, ये बर्तन वगैरह बनाने में काम आता है। कांचा भी बर्तन वगैरह बनाने में काम आता है। कांचे में भी कॉपर के साथ में ये जिंक इधर लिख दो, कॉपर ज्यादा होता है, तो इसमें Zn मिलता है और इसमें Sn यानी टिन, कांसे के साथ में टिन मिला जाते हैं, तांबा प्लस टिन। और ये है तांबा प्लस जिंक धातु, जस्ता। इसी प्रकार जो गोल्ड है वो भी काफी नरम धातु होती है, तो इसके अंदर में भी चांदी या कॉपर का मिक्सर डालते हैं। जैसे प्योर गोल्ड है वो होता है 24 कैरेट, और बाकी जो आभूषण वगैरह बनाते हैं वो 22 कैरेट के बनते हैं। इसमें जो 2 कैरेट का मतलब होता है 100% शुद्ध सोना, या इसको 99.9% शुद्ध कहते हैं, प्योर तो आता ही नहीं है। इसके अंदर अपन ने कहा 22 कैरेट, 22 कैरेट का अपन परसेंटेज निकालेंगे तो 22/24 गुना 100 बराबर, तो ये 22 कैरेट कितना हो जाएगा? 91.66%। तो ये होता है BSI हॉलमार्क, अपन कहते हैं 916 हॉलमार्क, ये होता है। इसी प्रकार से आगे 20 कैरेट है, कोई पूछता 20 कैरेट सोना कितना शुद्ध होता है, तो 20/24 गुना 100% कर दो तो ये आ जाएगा। इस तरीके से आप ये निकाल सकते हैं। अब आता है धातु अमलगम। पारा भी काफी एक तरह से मिश्र धातु तो नहीं कह सकते हैं,
क्योंकि समांगी मिश्रण नहीं होता है, तो उसको अपन कहते हैं अमलगम। अमल मतलब अमलगम, धातु अमलगम, धातु अमलगम। इसका मतलब होता है धातु प्लस पारा, इसको अपन क्या कहेंगे, धातु अमलगम। तो कोई ज्यादा इतना इंपॉर्टेंट, धातु अमलगम क्या होता है तो ये बताना, कोई भी धातु के ऊपर पारे का जो मिश्रण धातु बनता है उसको अपन कहते हैं धातु अमलगम। बाकी इसमें एक था जंग लगना या संसारण, तो ये भी क्या है, ऑक्सीकरण वाले पार्ट में हमने पढ़ा था। उपाय क्या है, रंग लगाना, ऑयल तेल लगाना, और भी एक है यशद लेपन, यशद लेपन यानी जस्ते का लेप लगाना, जस्ते की परत लगाना। यशद लेपन का मतलब क्या होता है, जस्ते की, ये प्रश्न कई बार पूछ लेते हैं कि यशद लेपन क्या होता है क्या नहीं होता है, तो ये आप लिख सकते हो। बाकी ये टॉपिक आपका कंप्लीट है, पढ़ लेना। कोई यदि क्वेश्चन में नहीं आया है तो टॉपिक क्वेश्चन वगैरह तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।